गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के कुछ एक एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, ए होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 80 वोल्ट। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, वो कह रहा है कि एक मेटल का स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर और उसको इस तरीके से चार्ज किया है कि इसकी सरफेस पे कितना हो पोटेंशियल 80 वोल्ट। तो इसके सेंटर पे कितना होगा। अब आपको पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो ध्यान से सुनना। एक मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर कैसा होता है, हमेशा कंडक्टिंग, और कंडक्टिंग स्फीयर सारा चार्ज कहाँ ले आता है, सरफेस पे ले आता है। तो अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है, तो हम कहते हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। बट इस केस में, पोटेंशियल के केस में, अंदर पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होगा। अंदर पोटेंशियल की वही वैल्यू होगी जो सरफेस पे है, और सरफेस पे कितनी वैल्यू है 80 वोल्ट। तो इसका मतलब सेंटर पे भी कितनी वैल्यू होगी, 80 वोल्ट ही होगी। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर और व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर और मेटल स्फीयर, तो यही सेम फॉर्मूला होता है। सेंटर पे पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होगा, बिकॉज पोटेंशियल जो है वो लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आप चार्ज पार्टिकल को कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं। तो पोटेंशियल स्फीयर के अंदर भी होगा, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो लास्ट में जैसे यहाँ पर ज़ीरो ऑप्शन दिया हुआ है, तो कई बच्चे ज़ीरो कराते हैं, नहीं, बट इसका आंसर क्या होगा 80 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं हम। Which of the following is not the property of equipotential surface? इनमें से कौन सी जो है प्रॉपर्टी नहीं है किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। फर्स्ट, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। सेकेंड, दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, वो भी कैसे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आपने पढ़ा हुआ है, कहीं से स्फीयर जो है मतलब पास में होता है और कहीं से ऐसे क्या होता है, थोड़ा सा दूर होता है। मीन्स ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स तो होते हैं, सेंटर तो सबके सेम है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे नॉन यूनिफॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद द डिस्टेंस ऑन दैम इज ज़ीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल जो होगा वो डिस्टेंस के साथ जब हम करेंगे, यानी dV/dr जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। ऐसा तो नहीं होता, dV/dr तो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये गलत हो गया, ये सही प्रॉपर्टी नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसके बाद ये A, B and C are 3 points in a uniform electric field. The electric potential is same at all the 3 points, different at all the, maximum at A and maximum at B and maximum at C. तो इस केस में क्या होगा, हम अगर ग्राफ को, ये डायग्राम को ध्यान से देखें तो देख रहे हो आप, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो इसका मतलब इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव, और इस साइड क्या होगा, नेगेटिव। और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिक्रीज। तो मीन्स ए पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू होगी, सी पॉइंट इन दोनों के बीच में डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, सी पॉइंट का इतना डिस्टेंस, बी पॉइंट का इतना, और ए पॉइंट के लिए इतना डिस्टेंस। ठीक है, तो इस केस में बी पॉइंट पर आपके पास जो वैल्यू होगी पोटेंशियल की, वो क्या होगी, सबसे मैक्सिमम होगी। तो इसका आंसर आपके पास जो सही बनेगा, दैट विल बी मैक्सिमम एट बी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, पुटिंग ए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर मीन्स कैपेसिटर, दोनों एक ही बात होती है, दोनों में से किसी भी नाम से इसको लिखा जा सकता है। द कैपेसिटी, द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्टिवली। वो कह रहे हैं कि एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने डाल दिया 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में। अब उसने थिकनेस वगैरह तो हमें नहीं बताई, बट
ध्यान रख लो कि हाँ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर है। तो कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सी का फॉर्मूला क्या होता है? के टाइम्स ऑफ सी नॉट, मतलब जो एयर के लिए थी उसको किसी ना किसी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जाके आपको कैपेसिटी की वैल्यू मिलेगी फॉर ए कैपेसिटर। सपोज कर लो एयर के लिए 4 थी और आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हो गया 2, तो पहले से वैल्यू इंक्रीज ही हो गई ना। तो यानी फर्स्ट जो इसका आंसर होगा कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, दैट विल बी इंक्रीज। तो अब इंक्रीज आपको इन दोनों में दिख रहा है। अब इन दोनों को आपको ध्यान देना है, ये दोनों ऑप्शन आपके जा चुके हैं। नेक्स्ट हो गया पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला ऐसे ही आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला थोड़ा सा मैनिपुलेट करते जाना है। मैंने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में चलता जाता है। आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था क्या? ई नॉट अपॉन ई। आपने सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का था वो था फोर्स पर यूनिट फ्री स्पेस टू द फोर्स पर यूनिट मीडियम। और इसी फोर्स से हमें क्या मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्री स्पेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम, क्योंकि फोर्स किसके इक्वल होता है? Q इंटू ई के इक्वल होता है। तो Q से Q तो कैंसिल, तो ई नॉट अपॉन ई, यानी ई को आप EM भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम। तो ये हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड और V के बीच में भी रिलेशन होती है, आपको पता है। V किसके इक्वल होता है? E इंटू आर। तो यहाँ पर हम क्या राइट कर सकते हैं? ई नॉट किसके इक्वल होगा? V नॉट अपॉन आर। और EM किसके इक्वल होगा? VM अपॉन आर। सीधी सी बात है ना। तो R से R कैंसिल, यानी एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया K का, वो क्या हो गया? V नॉट अपॉन VM, या फिर V की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? V नॉट अपॉन K। तो जैसे ही हमने ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में डाला, यानी ये जो पोटेंशियल हो गया वो पहले से क्या हो गया? और डिक्रीज, क्योंकि उसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। मान लो पहले पोटेंशियल की वैल्यू आ रही थी 10, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका 2, तो आपके पास अब पहले से वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई कि नहीं होगी? तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो गया? डिक्रीज। तो ये तो मैं प्रूव कर रही हूँ, लेकिन आपको इसके बाद ये कंसेप्ट याद रख लेने हैं, ये फॉर्मूले सारे याद रखने हैं, एक एक चीज़ आपको प्रूव करके ना देखनी पड़े, फाइंड आउट करके ना देखनी पड़े। तो नेक्स्ट आपका आ गया डिक्रीज। तो आपका सही ऑप्शन अब तीसरे में देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट इंक्रीज, सेकंड डिक्रीज और थर्ड भी फिर क्या होगा? पोटेंशियल के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स x एंड y? क्या कैपेसिटेंस है बिटवीन पॉइंट्स x एंड y? ये आपको पॉइंट गिवन होगा, दिख रहा होगा x, और ये पॉइंट है आपका y। तो जब आप x से y पर जाने की कोशिश कर रहे हो, ये मैंने करवाया हुआ है पहले, शायद तो मुझे ध्यान नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे? जब x से y जाएंगे तो ये दोनों तो हमारे किस में हो गए? सीरीज में, 6 वाला और 6 वाला। तो एक तो बात ये है, या तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये दोनों भी हमारे किस में हो गए? सीरीज में। और ये जो बीच वाला है ये इन दोनों के मतलब डायरेक्ट ना x से कनेक्टेड है ना y से कनेक्टेड है, ये इसके इस टर्मिनल एंड से भी कनेक्टेड है। मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। ये वाला जो है वो आप देखोगे तो इस कैपेसिटेंस से भी कनेक्टेड है, इस कैपेसिटेंस के टर्मिनल से भी कनेक्टेड है, इस कैपेसिटेंस के टर्मिनल से भी, और इस कैपेसिटेंस के, ये चारों के बीच में है। मीन्स इनसे जो भी करंट आ रहा है वो कुछ ना कुछ करंट इसके अंदर जा रहा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अलग से समझने की कोशिश करें तो ये डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा। जैसा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बनता था ना, कुछ कुछ वैसा। और इसके बीच में ये जो एक्स्ट्रा वाला है ना, ये हो गया 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, और ये जो बीच वाला है इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 20। तो आपको पता है इस केस में हम इसको क्या कर सकते हैं? शॉर्ट कर सकते हैं। हम इस 20 वाले को काउंट ही नहीं करेंगे, सिर्फ किसको देखेंगे? 6, 6, 6, 6 वालों को। ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में 6 और 6, तो क्या होगा? नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/6 प्लस 1/6, और 6 एलसीएम 1 + 1 2, 2/6 3, यानी सी की वैल्यू आ गई 3। तो ऊपर से भी 3 आएगी और नीचे भी, दोनों 6 और 6 है तो नीचे से भी 3 हो जाएगी। अब ये 3 और 3 एक दूसरे के किस में हो गए? पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्ट ऐड। तो 3 + 3 हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 6 माइक्रो फैराड। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट
आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31st, a 4 microfarad capacitor is charged to 400 volt and the plates are joined through a resistor. Heat produced in a resistor is, सिंपल सा है, आपको कैपेसिटेंस गिवन है 4 माइक्रोफेराड, पोटेंशियल गिवन है 400 और वो बोल रहा है उसको ज्वाइन कर रखा है थ्रू ए रेजिस्टर। आप हीट बताओ। हीट प्रोड्यूस्ड मीन्स आपने पहला नंबर तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हीट का, लेकिन हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की टर्म में गिवन है तो आप सिंपल एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कैपेसिटेंस के लिए, दैट मीन्स हाफ CV²। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम C की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे जो कि कितनी है 4। माइक्रो है तो उसको फेराड में कन्वर्ट करेंगे तो मिली या और माइक्रो यानी पावर होगी -6 और इनटू क्या कर देंगे 400। तो 2 से ये कितने पे कैंसिल, 2 इंटू 4 कितना हो गया 400 का स्क्वायर है, CV का स्क्वायर है सॉरी। तो 2 बच गया यहाँ पर और इंटू 10⁻⁻6 और 400 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर तो 16 और 2 पावर का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 10⁻4। तो 2 इंटू 16 कितना हो गया 32, यहाँ राइट कर देते हैं और पावर -6 और +4 कितना हो जाएगा -2 या फिर हम इसे क्या राइट कर सकते हैं 0.32 नहीं मैं दोबारा लिख देती हूँ 0.32 जूल। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ए सोप बबल इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 16 वोल्ट इफ रेडियस इज देन डबल्ड द पोटेंशियल ऑफ बबल विल बी। वो कह रहा है कि एक सोप बबल है जिसकी रेडियस थी कुछ और उसका पोटेंशियल था 16 वोल्ट, फिर वो कह रहा है इसकी रेडियस डबल कर दी, मीन्स जितना का स्फीयर था अब उससे डबल साइज का हो गया, पहले r रेडियस का था मान लो अब डबल हो गया। द पोटेंशियल ऑफ द बबल नाउ विल बी, तो आप फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहो कि V इज इक्वल टू KQ/R, फिर सेकंड के लिए क्या होगा V डैश इज इक्वल टू KQ/R डैश, R डैश हो गया R/2, वैसे भी कर सकते हो। नहीं तो आप सीधा फटाफट कॉमन सेंस लगाओ MCQ को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए कि रेडियस कम हो रही डबल हो रही है और रेडियस के जो पोटेंशियल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा होगा डिक्रीज, और डबल हुई है तो इसका मतलब पोटेंशियल हाफ हो जाएगा, यानी 16 वोल्ट से हाफ कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ क्या है ये क्वेश्चन, इक्वल चार्जेस आर गिवन टू 2 स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, द पोटेंशियल विल be more on smaller sphere, be more on bigger sphere, be equal on both spheres, depend on the nature of the material of the sphere। अब आपको पता है अभी बताया पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R, मीन्स रेडियस के यानी जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये ज़्यादा होगा तो ये कम और ये कम होगा तो ये ज़्यादा। तो आपसे पोटेंशियल पूछा हुआ है किस पे ज़्यादा होगा या इक्वल होगा, तो विल बी मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, इसकी रेडियस कम है तो इस केस में पोटेंशियल क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चंस मैंने MCQ करा दिए, कोशिश की कि हर टॉपिक से हो जाए, बट आपको और भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ इट फॉर टुडे।